नमस्कार दोस्तों। इंडियन फिलॉसफी हम देख रहे थे और इंडियन फिलॉसफी में आप लोगों ने कहा कि सर अगला टॉपिक जो होगा वो वैशेषिक दर्शन करवाने की कोशिश कीजिएगा। तो आज हम वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद ने ये बनाया था। फाउंडर जो हैं इनके महर्षि कणाद हैं। मैं मेरा पेन शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, महर्षि कणाद इस फिलॉसफी के फाउंडर हैं। वैशेषिक को हम अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक पदार्थ या स्पेसिफिक द्रव्य की बात की गई जिसके द्वारा जगत की रचना हुई है। इट मीन्स इसको आप इस तरीके समझिए कि मान लीजिए एक सीमेंट है। ये सीमेंट जो है मकान बनाती है। उस सीमेंट का जो काम है वो मकान बनाने का है, सड़क बनाने का है, पुल बनाने का है, सब कुछ बनाने का काम है उस सीमेंट का है। अगर मैं उस सीमेंट के बारे में स्पेसिफिक या स्पेशली उस सीमेंट के बारे में ही आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं वैशेषिक दर्शन हो गया। उसी तरीके से अगर मैं इसको इस तरीके से पढ़ूं कि एक सब्सटेंस, एक द्रव्य, एक पदार्थ ऐसा है जो कि इस संसार का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है या जिसने इस संसार का निर्माण किया, उस पदार्थ को, क्योंकि उसमें उसे विशेष इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें विशेषताएं हैं, उस पदार्थ की जब विवेचना की गई, विशेषताओं को एक्सप्लेन किया गया, तो उस कंटेक्स्ट में इस फिलॉसफी को नाम डाल दिया गया वैशेषिक दर्शन। या मैं इसको इस तरीके से पढ़ूं कि वैशेषिक दर्शन का मोटिव था उस विशेष पदार्थ की व्याख्या करना जिसने इस जगत का निर्माण किया है। सिंपल। पदार्थ क्या है? ठीक है, वैशेषिक दर्शन का मानना है कि पद का जो अर्थ है वही पद अर्थ है। वैशेषिक दर्शन में भी मोक्ष को ही जीवन का परम और आध्यात्मिक लक्ष्य माना गया कि मोक्ष ही मेरा परम लक्ष्य है और मोक्ष ही मेरा आध्यात्मिक लक्ष्य है। तो परम आध्यात्मिक लक्ष्य माना गया और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान को आवश्यक माना। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान को आवश्यक माना। तत्वों का ज्ञान, कितने प्रकार के तत्व हैं, कितने तत्वों से संसार का निर्माण हुआ है, कितने तत्व पाए जाते हैं, कितने तत्व हो सकते हैं, कितने तत्वों की संभावना है, वॉट एवर, इन सब की जो ज्ञान होगा आपको वही मोक्ष के लिए जरूरी है। शिवादित्य ये वैशेषिक दर्शन के एक बहुत बड़े, मैं कहूँ कि दार्शनिक रहे हैं या सक्सेसर रहे हैं महर्षि कणाद के। सीक्वेंस को या क्रम को मैं जब देखता हूँ तो उनके सप्त पदार्थ के अनुसार यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के जितने भी विषय हैं जो यथार्थ ज्ञान के पास मुझे लेके जाते हैं वो सब पदार्थ हैं। एक और इनके फिलोसोफर हुए प्रशस्तपाद, वो कहते हैं कि पदार्थ वो है जो सत्य है, जो ज्ञेय है, जो अभिज्ञेय है। जो सत्य है मतलब जो हमेशा रहता है, ज्ञेय जिसे जाना जाएगा, ठीक है, और जिसे उसी के द्वारा भी हम जान सकते हैं, वही कहीं ना कहीं पदार्थ है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार जिसका भी अस्तित्व है या जो भी सत्य है वह 7 अलग 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 पदार्थों में से किसी ना किसी एक का कॉम्बिनेशन ही होगा। मतलब इन 7 में से कुछ ना कुछ उसमें हमेशा पाया जाएगा। सिंपल। जैसे कि द्रव्य, पहला है द्रव्य। द्रव्य के भी फिर अलग अलग 9 प्रकार हैं। सभी सअवयव वस्तु का उपादान, उपादान कारण को इसको इस तरीके से समझिए कि ये इसका मेटलिस्टिक कॉज है। मिट्टी से बनता है गमला, तो मिट्टी जो है वो उपादान हो गया, रॉ जो है एकदम कच्चा माल जो है। तो सभी वस्तुएं जो है सअवयव, अवयवों के साथ जो वस्तुएं मिलकर बन रही है, जो फाइनल स्टेज में पहुंच रही है, उनका उपादान कारण वैशेषिक कहता है द्रव्य है। अगर मैं केवल भौतिक वस्तुओं की बात करता तो शायद मैं भौतिक तत्वों की बात करता, लेकिन यहाँ भौतिक वस्तुओं के साथ अभौतिक वस्तुएं, जीव अजीव सभी की बात की गई है। तो सभी में ये 9 प्रकार के द्रव्य हैं। मन है, आत्मा है, काल मतलब, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका कंसेप्ट चलता है स्पेस और टाइम का। काल का मतलब होता है टाइम और दिक का मतलब होता है स्पेस। आकाश, वायु, जल, अग्नि, धरती, ये तो आपके
पंच तत्व हो गए, या मैं कहूँ पंच भौतिक तत्व हो गए, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इन 5 के अलावा 4 के अंदर 2 हो गई स्पेस और टाइम, 1 हो गया मन और 1 हो गई आत्मा। कुछ लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, सर मन और आत्मा में डिफरेंस क्या है? मन मीन्स माइंड, बुद्धि, बुद्धि जो जज करेगी, जो जज कर सकती है। आत्मा, आत्मा मीन्स कॉन्शियसनेस, चेतना। इनमें से आकाश के अंदर परमाणुओं को स्वीकार नहीं किया गया। आकाश में कोई परमाणु नहीं होगा, हालांकि बाकी सब में परमाणु होंगे, और ये परमाणु नित्य होंगे, हमेशा पाए जाएंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगे। लेकिन परमाणुओं के संयोग से जो कुछ भी बनेगा वो अनित्य ही होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये 2 परमाणु मैंने मान लिए, प्लस और माइनस। ऐसे बहुत सारे परमाणु में जोड़ देता हूं, बहुत सारे परमाणु में जोड़ देता हूं। फाइनली इतने सारे परमाणु मैंने जोड़ दिए कि इन्होंने मिलकर एक डब्बे का या एक बॉक्स का निर्माण कर दिया। सिंपल, समझ में आ रहा है आपको? एक बॉक्स का निर्माण कर दिया। क्या ये बॉक्स हजारों, करोड़ों, लाखों सालों तक ऐसा ही रहेगा? आप कहेंगे नहीं सर, ये बदलता रहेगा, टूटता रहेगा, बिखरता रहेगा, और बड़ा बन जाएगा, और छोटा बन जाएगा, लेकिन जैसा है वैसा नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, तो क्या प्लस और माइनस भी बदल जाएंगे? सर नहीं, प्लस माइनस नहीं बदलेंगे। प्लस और माइनस का जो कॉम्बिनेशन है, जो संयोजन है उनका, जो आपसी जुड़ाव है उनका, वो हो सकता है टूट जाए, वो हो सकता है बन जाए, लेकिन ये प्लस और माइनस हमेशा चलते रहेंगे। प्लस प्लस की जगह हमेशा फिक्स है, माइनस माइनस की जगह हमेशा फिक्स है, इनमें परिवर्तन नहीं होगा। तो यही बात की जा रही है, परमाणु के संयोग से जो बनेगा वो हमेशा अनित्य होगा। संसार की समस्त वस्तुएं इन्हीं अलग अलग भूतों के संयोग से बनी है। वैशेषिक कहते हैं कि द्रव्य के ऊपर ही उसके गुण और उसके कर्म निर्भर करते हैं। तो आप पूछेंगे सर गुण, गुण का मतलब क्या है? तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो गुण है, तो गुण के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो कणाद या महर्षि कणाद जिन्हें हम कहें, इन्होंने 17 अलग अलग तरह के गुणों का वर्णन किया है। हालांकि ये 17 फिक्स नहीं थे, धीरे 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 इनमें चेंजेस होना शुरू हुए, और प्रशस्त पाद तक जब हम पहुंचे, नाम हालांकि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कणाद ने ये थ्योरी शुरू की 17 गुणों के साथ, और प्रशस्त पाद जब आए उन्होंने 7 और जोड़ दिए, तो 24 गुण जो हैं अलग अलग वो यहाँ पर शामिल हैं। कौन कौन से गुण हैं? अब ये सारे गुण मेरे हिसाब से आपने सुने भी होंगे और आप शायद जानते भी होंगे, कहीं से भी आप शुरू कर दीजिए। चलिए हम स्पर्श से शुरू कर देते हैं। स्पर्श से मैं शुरू कर रहा हूं। स्पर्श शब्द, संयोग, जुड़ना, विभाग, अलग अलग सेक्शंस, धर्म, दूर का तत्व जो है, दूरत्व, अवरत्व, पृथकत्व, परिमाण, बुद्धि, सुख, सधर्म, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, संख्या, रूप, रस और गंध। सारे अगर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होते हैं तो आप आंसर राइटिंग में इस तरीके से लिख सकते हैं कि महर्षि कणाद ने 17 और प्रशस्त पाद ने 24 गुणों का वर्णन किया है। अगर आपको याद रहते हैं तो 24 आप लिख दीजिए, नहीं रहते हैं तो इसमें आप इस तरीके से कह सकते हैं कि इन गुणों के अंदर द्रव्य के वो लगभग लगभग सभी गुण हैं जो एक द्रव्य अपने जीवन काल में या इस भौतिक जगत में प्रदर्शित करता है, जिनके अंदर उसका संयोग, उसका विभाजन, उसका निर्माण, उसकी विशेषताएं सभी कुछ शामिल है। इतना ही नहीं, द्रव्य के गुणों के अंदर कणाद और प्रशस्त पाद ने सुख तथा दुख को भी शामिल किया था। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। कर्म, अब कर्म तो आप जानते ही हैं, कर्म और क्रिया का जो आधार है, जो बेस है, वो द्रव्य ही रहेगा। कर्म मूर्त द्रव्यों का गतिशील व्यापार है। मूर्त और अमूर्त दो चीजें हैं। मूर्त का मतलब हो गया जिसका आकार है, जिसका एक आकार है। अमूर्त का मतलब है जिसकी कोई मूर्त नहीं बनाई जा सकती, जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है।
तो जिन 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 द्रव्यों का आकार है, जिनकी शेप है, जो मूर्त है, उनका ही एक व्यापार है। गतिशील मतलब एक मूवेबल, एक उनका प्रोसीजर है कर्म। कर्म का जो निवास है वो सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं होता, सभी के अंदर ही नहीं होता, क्योंकि ये स्थान परिवर्तन से शून्य है। यहां पर स्थान का परिवर्तन नहीं देखा जाता है। ये भी दो तरीके के, एक तो सक्रिय होगा या निष्क्रिय होगा। द्रव्य को अगर सक्रिय रूप से मैं एक्टिव कंडीशन में देखूं तो ये सक्रियता है, वहीं द्रव्य को अगर मैं इनएक्टिव कंडीशन में देखूं तो ये निष्क्रियता है। थर्ड ये कहते हैं कि कर्म के प्रकार कितने प्रकार के होंगे। कर्म को अगर मैं टोटल टाइप्स की बात करूं तो कर्म को आप इस तरीके से समझिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ गया तो वो बहुत बड़ा हो गया, जिसको मैंने प्रसारण कहा, विस्तार कहा, बहुत बड़ा हो गया। जस्ट अपोजिट साइड बिल्कुल छोटा सा हो गया, संकुचित हो गया। ऊपर गया तो बहुत ऊपर चला गया, नीचे गया तो बहुत नीचे आ गया। और एक लास्ट या सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका प्रकार है वो है उसका मोशन, गति करना, गमन करना। गमन कर रहा है तभी वो चार तरफ जा रहा है। यहां पर आप इसको इस तरीके से देखिए, ये प्लस है तो ये जस्ट अपोजिट माइनस है, ये अगर प्लस है तो जस्ट अपोजिट माइनस है, और ये इसका मोशन है, ये इसकी गति है जो इसको या तो ऊपर ले जा रही है या नीचे ले जा रही है, या इधर ले जा रही है या उधर ले जा रही है। तो एक कर्म इस चार तरीके से डेराइव किए जाते हैं। ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए है आपको। सामान्य, इसके कारण एक ही प्रकार के अलग 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 व्यक्तियों या वस्तुओं को एक स्पेसिफिक जाति के अंदर रखा जाता है। समझाऊंगा। किसी एक वस्तु का सामान्य कभी नहीं हो सकता। सामान्य हमेशा एक ग्रुप का होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा ये सारे इंसान हैं, मैं कहूँगा अच्छा इसमें हिंदू भी आगे क्या? अरे तो सर क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहा ये सारे इंसान हैं। अच्छा तो इसमें मुस्लिम भी आ गए? अरे यार फिर वही बात, मैंने क्या कहा? सारे इंसान हैं। इट मीन्स जब मैं ग्रुप की बात करता हूँ, जब मैं एक वर्ग की बात करता हूँ, एक पूरा का पूरा मैंने संगठन ले लिया कि साहब ये सारे इंसान हैं, उसी के बीच में मैं एक जनरल उनकी विशेषता या सामान्य जो गुण है वो निकाल सकता हूं कि इनमें कॉमन क्या है, ये सब इंसान हैं। जैसे आपने कहा ये सब हिंदू हैं, तो मैंने कहा अच्छा इसमें क्षत्रिय आ गए क्या? अरे आप कहेंगे सर क्यों पागलों जैसी बातें करते। जब मैंने कहा क्षत्रिय, जब मैंने कहा वैश्य, मैंने क्या कहा? हिंदू आ गए। तो क्षत्रिय और वैश्य की यहां बात नहीं है। मैंने क्या कहा? सब हिंदू आ गए। जब मैंने कहा सब मुस्लिम आ गए, तो आप ये मत पूछना सर ये सिया और सुन्नी सब आ गए। अरे नहीं नहीं, मैंने जब सब कहा मतलब सब कहा। आप अलग अलग बाइफर्केशन मत कीजिए। सामान्य तत्व तभी निकाला जा सकता है जब एक वर्ग, जब एक मैं कहूं एक ग्रुप आपके सामने हो, मतलब सिंगल नहीं होना चाहिए। सामान्य जो द्रव्य है वो गुण और कर्म के अंदर ही रहता है। सामान्य जो गुण है वो वास्तविक है, फिर भी ये अन्य व्यक्तियों और वस्तुओं के समान स्पेस और टाइम के अंदर कभी वेरी नहीं करता। क्यों? बेसिकली अगर इसको मैं देखूं तो ये एक जस्ट इमेजिनेशन की तरह काम करता है, ये रियल कहीं ना कहीं नहीं है, इसलिए स्पेस और टाइम के ऊपर बेस्ड नहीं है। व्यापकता के दृष्टिकोण से, या फिर मैं कहूं तीन अलग अलग पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड किया है नॉर्मली, कि कहां कहां पर ये अवेलेबल है। उस बेस पे तीन तरीके का हो सकता है। जैसे कि पर सामान्य, संसार की हर एक वस्तु में विद्यमान सबसे कॉमन, सबसे व्यापक जो सामान्य है, उसमें उसका अस्तित्व और सत्य को शामिल किया जाएगा। सबसे कॉमन जो है, इंसानों में सबसे कॉमन क्या है? साहब ये जिंदा है, सिंपल। इंसानों में सबसे कॉमन क्या है? सर ये दो पैरों पर चलते हैं, सिंपल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे चलेंगे, नहीं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स, अधिकतम संख्या जो होगी। सेकंड अपर सामान्य, यहां पर वो आएगा जो सबसे कम है, वो इंसान जो तीन पैरों पे चलते हैं। आप कहेंगे सर तीन पैरों पे कौन चलता है? मैंने कहा नहीं साहब, कईयों के शरीर में विकृति होती है,
जन्म से उनके हाथ पैर जो होते हैं इस प्रकार के होते हैं कि लगता है कि 3 पैरों पर चल रहा है, बेसिकली वो 2 पैर और एक हाथ पे चल रहा होता है, क्योंकि शरीर का आकार इस प्रकार का है। तो आप कहेंगे शरीर तो बहुत कम होते हैं, देखो सारे नहीं होते ऐसे। अपर सामान्य बहुत कम है, लोवेस्ट लेवल पर जो है। पर अपर सामान्य, तो इसको आप इस तरीके समझने की कोशिश कीजिए। इंडियंस बहुत कम है क्या? नहीं सर बहुत कम तो नहीं है। बहुत ज्यादा है क्या? अरे नहीं सर बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो फिर ठीक ठाक है। पर सामान्य, फिर से करते हैं पर सामान्य, जब एक ग्रुप की मेजॉरिटी, अधिकतम की बात जब मैं करूंगा, जो कॉमन है, अधिकतम जो कॉमन है, मतलब अधिकतम लोगों में जो कॉमन है। मान लीजिए मैंने कहा कि साहब इस ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं जो इंडिया से हैं, तो आप कहेंगे सर लगभग लगभग सारे ही इंडिया से हैं, 99% लोग इंडिया से हैं। पर सामान्य, अपर सामान्य, आप कहेंगे नहीं सर ये एक लड़का नेपाल का भी है। अपर सामान्य, ग्रुप में लोएस्ट है बट अवेलेबल है। पर अपर सामान्य, सर ये 3 लड़के हैं, ये बॉर्डर के हैं, इंडिया के हैं भी और नहीं भी है, ये बॉर्डर पे रहते हैं। 0 है क्या? नहीं सर कुछ है। 1 है क्या? नहीं सर 1 से ज्यादा है। 10 है क्या? नहीं सर 10 से कम है, बीच में है ये। तो पर अपर, अपर पर सामान्य, ठीक है, याद रहेगा। चलिए विशेष, वह जो एक ही प्रकार के 2 अलग अलग परमाणुओं के बीच में उन्हें डिवाइड करने का काम करता है, विभेद करने का काम करता है। समवाय, संबंध की बात करेगा, रिलेशन की बात करेगा। सदैव जो साथ रहेंगे उन पदार्थ के बीच में संबंध को समझाने की कोशिश करेगा, एक दूसरे पर निर्भरता की बात करेगा। आग, जो धुआं है साहब वो आग पर निर्भर है, फल जो है वो वृक्ष पर निर्भर है, वृक्ष जो है जमीन के ऊपर निर्भर है, धरती जो है वो धरती के ऊपर निर्भर है, धरती जो है वो आकाश के ऊपर निर्भर है, आकाश जो है वो ब्रह्मांड के ऊपर निर्भर है। निर्भरता 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 निर्भरता। अभाव, ये तो नाम से ही समझ पा रहा है आपको। न्याय वैशेषिक ने अभाव को भी एक द्रव्य माना है, एक पदार्थ माना है, कि यहां कोई मौजूद नहीं है, ये नहीं होने का भी ज्ञान हमें होगा। नेक्स्ट आता है परमाणुवाद। ये वो लगभग हमने कितने तत्व पढ़े देखिएगा? अभाव, समवाय, विशेष, सामान्य, कर्म, गुण, और आपके द्रव्य। और थे कौन कौन से? 7 पदार्थ की बात की गई थी, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के हमने द्रव्य पढ़ने की चेष्टा करी या कोशिश करी। समझ में नहीं आया तो आप फिर से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणुवाद, वैशेषिक दर्शन का भौतिक जगत के संरचना का जो सिद्धांत है कि जगत बनता कैसे है, वैशेषिक जगत की जो व्याख्या है जगत के निर्माण को लेकर, या मैं कहूं कि भौतिक जगत की जो व्याख्या है वो है आपकी परमाणुवाद। जगत के निर्माण को लेके ऐसी ही एक फिलॉसफी चारवाक भी देते हैं, जिसको आप कहते हैं एटॉमिज्म या परमाणुवाद। उसका नाम भी कहीं ना कहीं परमाणुवाद ही है। मुद्दा इतना सा है कि वैशेषिक दर्शन जो है भगवान को भी मानता है, ईश्वर को भी मानता है, तो उस तरीके से थोड़ा सा कंसेप्ट आपका चेंज हो जाता है। बाकी अदरवाइज आप देखें तो चारवाक का दर्शन इस कंसेप्ट पे और वैशेषिक का लगभग लगभग सेम है। वैशेषिक दार्शनिक जो है वो परमाणुओं के आधार पर विश्व का निर्माण और विनाश की व्याख्या करते हैं, इसलिए सिद्धांत को हमने परमाणुवाद कहा। महर्षि गौतम परमाणु को परिभाषित करते हुए कहा करते थे परम वागुटे, मतलब जिसका और ज्यादा विभाजन संभव ही ना हो, जिसका और विखंडन हो ही नहीं सकता, जिसको मैं अब और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता, ये फाइनल पहुंच गया है, वो परमाणु है। साइंस भी यही कहती है। वैशेषिक के अनुसार संख्यात्मक दृष्टि से या नंबर सिस्टम के हिसाब से या नंबरिंग के बेस पे अगर बात करूं तो परमाणु अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। और अगर मैं उसके नेचर की बात करूं तो वो इनएक्टिव है।
परमाणु खुद तो नित्य हैं, हमेशा होंगे, लेकिन वो जो वस्तुएं बनाएंगे वो हमेशा नहीं होंगी, वो अनित्य है। सभी परमाणु अद्वितीय हैं, एक जैसा कोई दूसरा परमाणु नहीं है। कितने प्रकार के परमाणु हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। आकाश में परमाणु नहीं होते। इन चार के अलावा आकाश ही एक ऐसा भूत है, स्पेस है, जिसके परमाणु कभी नहीं होते। आकाश इन्हें जगह देता है जुड़ने के लिए, बिछड़ने के लिए, मिलने के लिए, टूटने के लिए। परमाणु के अंदर गुण और संख्या दोनों प्रकार के भेद पाए जाते हैं। इनकी जो विशेषताएं हैं या जो उनके नंबरिंग है, उन दोनों में हमेशा भेद पाए जाएंगे। हो सकता है मेरे अंदर 4 हों, आपके अंदर 10 हों, मेरे अलग गुण हैं, आपके अलग गुण होंगे। परमाणु हमेशा खुद निष्क्रिय होंगे, और जो सक्रियता का कारण है, आखिर ये एक्टिव क्यों हुए, वो ईश्वर है। अब आप पूछेंगे सर ईश्वर ने परमाणु को एक्टिव क्यों किया? तो कणाद कहेंगे कि जो जीव हैं आपके, वो अपने कर्म फल करने और कर्म फल के भोगों को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ गतिविधि करेंगे, कर्म करेंगे। तो बेसिक मोटिव है आपके जो कर्म हैं और कर्म फल जो हैं उनके भोग करने के लिए ईश्वर ने इनको गति प्रदान की। वास्तव में देखें तो वैशेषिक का परमाणुवाद आध्यात्मवाद से प्रेरित है। परमाणु आपस में संयोग करके 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु, 5 अणु, एक पर्वत, एक संसार, सब कुछ बना सकते हैं। यह क्रम लगातार चलता है। छोटे 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 परमाणु जुड़ते जाते हैं, जीवन पैदा हो जाता है, फिर ये खत्म हो जाते हैं, तो प्रलय, संसार नष्ट हो जाता है, सारे परमाणु अलग 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 हो जाते हैं। फिर परमाणु जुड़ना शुरू होते हैं, फिर सृष्टि होती है, फिर जीवन होता है, फिर जीवन खत्म हो जाता है, प्रलय आ जाता है, फिर परमाणु अलग हो जाते हैं, फिर सृष्टि होती है। ये सर्कल यूं ही चलता रहता है। ये ध्यान रखिएगा, वैशेषिक का परमाणुवाद जो है जगत के स्पेसिफिक उसी पार्ट के ऊपर अप्लाई होगा जो अनित्य है, जो कंटिन्यूअस नहीं है। जो नित्य है वहां पर परमाणुवाद काम नहीं करेगा। कणाद कहते हैं कि प्रलय जब आएगा तो उस समय चारों भूतों के परमाणु, 5 नित्य द्रव्य और जीव आत्मा के संसार बचे रह जाएंगे, जिसके कारण अगली सृष्टि होगी। उसके बाद फिर संसार बनेगा, फिर खत्म, फिर 5, ये 6 बच जाएंगे, फिर सृष्टि होगी। वैशेषिक का जो सिद्धांत है ये परिवर्तन की समस्या को हल करने की चेष्टा करता है। इसमें कुछ वस्तुओं या कुछ चीजों को पूर्णतः नित्य माना गया है और ये कभी बदलती भी नहीं है। केवल इनके द्वारा बनी हुई वस्तुएं, निर्मित वस्तुएं ही बदलती रहती है और वही अनित्य है। हालांकि वैशेषिक का परमाणुवाद दार्शनिक या दार्शनिकों की कसौटी के ऊपर खरा नहीं उतरा और इसकी कुछ कमियां बताई लोगों ने, जैसे कि परमाणुवाद से जो प्रारंभिक गति है, जो प्राइमरी मोशन है आपका, उसकी समस्या को आप कैसे सॉल्व करेंगे? परमाणुओं का जो नेचर है वो तो उसी नेचर के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। अगर वो एक्टिव हैं तो कभी प्रलय आएगा नहीं, और अगर वो इनएक्टिव हैं तो सृष्टि नहीं बनेगी। शंकराचार्य ने कहा कि परमाणु जो है वो विस्तार रहित हैं, उनको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, विस्तारित नहीं कर सकते। तो फिर संयोग से उत्पन्न पदार्थ के अंदर देशीय गुण नहीं होने चाहिए थे? तो परमाणुओं के संयोग के बाद ऐसे गुण उसमें क्यों आ रहे हैं जो कणाद कह रहे हैं? बौद्ध ने परमाणु के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया। वो कहते हैं कि ये तो कल्पना है। महत्व यह भारतीय दार्शनिकों की वैज्ञानिक दृष्टि का परिचायक बना। इन्होंने ईश्वरवाद और अनीश्वरवाद दोनों को कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए कदम आगे बढ़ाया। इसको इस तरीके से मैं कहूं, इन्होंने स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों को मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। ये जगत की अनित्य और साअवयव वस्तुओं की उत्पत्ति और प्रलय की व्याख्या करता है।
कल हम बौद्ध दर्शन देखेंगे, और कल की क्लास से पहले हम जो डाउट होंगे बच्चों के उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।